आज के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र का एक गांव और उस गांव के सरपंच रहे और पद्मश्री से नवाजे गए हमारे ऐसे श्री पोपटराव पवार जी। और संभवतः वो जुड़ रहे होंगे, जुड़ने वाले होंगे। और क्षमा करिएगा, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं एक फोन ले लेता हूँ जी। मुझे आज्ञा दें भाई साहब। कभी पवन सर, जी रांझना दी, जी मुकेश सर जी, आप जब भी आदेश करेंगे मैं एकदम से सभी लोग उपस्थित। जी 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 बिल्कुल। सभी लोग प्राणायाम करते रहें। गुरु जी का आदेश है धन्यवाद। मुकेश जी का कि सभी आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति हम सब लोग करते रहेंगे और सुनते रहेंगे अपने चीफ गेस्ट महोदय को। तो हम लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, व्यायाम जो भी करना चाहें करते हैं। और हम अपने चीफ गेस्ट महोदय को अपने सदन में समाज को सुनाएं और बिल्कुल यहाँ बैठे प्राणायाम आसन व्यायाम करते रहें। जब तक मुकेश जी के आदरणीय दिनेश जी जुड़ते हैं, आज की जैसे योगाहार कार्यक्रम जो मुकेश जी ने योग कराया, हम सब ने किया और प्राणायाम का समय कम रहा, तो हम जो है 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जब आहार की चर्चा करते हैं, जैविक प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, धार्मिक सनातन धर्म राष्ट्र की चिंता करते हैं, उस पर संवाद करते हैं, तो हम प्राणायाम करते रहें। हम ये अनुलोम विलोम करते रहें, कपालभाति रहें, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, जो जरूरत है वो करते रहें और जो है सुनते रहें, अपना मोबाइल वीडियो बंद रखें और करते रहें, ताकि हमें अधिक से अधिक हमारे शरीर को लाभ मिल सके और योग का परिणाम, योग का प्रभाव हम देख सकें, दिखा सकें और समाज को बता सकें। जैसे हमारे दिनेश जी जुड़ते हैं और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय को हम सुन सकेंगे। हमारे जो योगाहार कार्यक्रम में आज सदस्य जुड़े हैं, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पतंजलि किसान सेवा समिति, मध्य प्रदेश पूर्व, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार आपका सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। आदरणीय दिनेश जी जुड़ गए हैं। जी आदरणीय, धन्यवाद। क्षमा करिएगा, कुछ अतिथियों के फ़ोन थे जो कि जुड़ने वाले हैं और मैं पुनः आप सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, पुनः अभिवादन। और आदरणीय ये योगाहार का जो 875वां दिवस है, आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री पोपटराव पवार जी, हिवरी बाजार, अहमदनगर, महाराष्ट्र से हैं। उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी, तो आदरणीय से निवेदन है कि वो कम कैमरा और माइक ऑन करें आदरणीय। और आपके साथ ही जो अन्य हमारे सभी आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं, उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे साथ संभवतः जुड़ने वाले जो हैं वो आदरणीय पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी संभवतः जुड़ेंगे। आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह लोपाड़िया जी पद्मश्री हैं, वो जयपुर से हैं, पिछली योगाहार में और योगाहार के सदस्य हैं। आदरणीय फूल वासन देवी दीदी जी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, वो संभवतः जुड़ेंगी। और इस तरह से आदरणीय श्री श्याम सुंदर पालीवाल सर पद्मश्री जी पिपलांतरी गांव राजस्थान से हैं। और आदरणीय उमा शंकर पांडे जी भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो एक यात्रा में हैं। और इसी तरह से आदरणीय श्री प्रकाश पोहरे जी जैविक मिशन के प्रमुख महाराष्ट्र के और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो और जिन जिन महान भावों ने आपके कनेक्ट कर लिया हो, जुड़ रहे होंगे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी तक पहुंचना चाहूँगा कि यदि वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आदरणीय आप माइक
हाँ, ऑन करिएगा। जी, 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 जी। मेरे ख्याल से आदरणीय सर पहुँच चुके हैं। सर क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही है? आदरणीय अब आप अनम्यूट करिएगा। आज के अनम्यूट करिएगा। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी महाराष्ट्र के हिवरे बाजार से हैं। अभी कुछ दिन पहले योगाहार में चर्चा चल रही थी कि भारत में आदर्श गांव की स्थापना कैसे हो, और हमने उन गांवों के भी नाम गिनाए जो गांव एक आदर्श स्थापित करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें सर्वप्रथम बात आती है हिवरी बाजार गांव की। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने सरपंच रहते हुए गांव की स्थिति को बहुत ही सुंदर बनाया। ऐसा गांव जहां की स्थिति न पानी अच्छा था और बहुत सारी अपवाद वहाँ पे थे, उनको सही करके आदरणीय आगे बढ़े हैं। और आदरणीय सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। आदरणीय हमारे पवार साहब, आपका माइक ना ऑफ है, माइक ऑफ है। वो सर माइक ऑफ है और आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी अभी थोड़ा सर जो ये छोटा सा आइकॉन है, छोटा सा कैप्सूल है, उसे टच कर लीजिएगा क्योंकि वो अभी खुला नहीं है, और जो खुलेगा तो आपकी आवाज मंच तक पहुंचेगी। हाँ, उनको कॉल करके बोल सकते हैं मोबाइल। जी जी, मैं कॉल करके बोलता हूँ, और एक दो अन्य फोन भी आ रहे हैं, शायद उनको समस्या होगी। तब तक पतंजलि जो किसान समृद्धि कार्यक्रम है उसके राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं तब तक आप संवाद जारी रखेंगे। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से फोन पर बात करता हूं। जी जी। आदरणीय दिनेश जी जैसे ने बोला है, और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि युवाहर कार्यक्रम जो अभी लगभग अपना 875 दिन पूर्ण कर चुका है, ये चल रहा है। इसमें स्वैच्छिक रूप से अब एक जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा, प्राकृतिक जैविक खेती जन जागरण यात्रा का भी विशेष आयोजन विभिन्न जिलों में पूर्व में हुआ है। अब भी बरसात का लगभग समय परिवर्तित हो रहा है, तो हम अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वैच्छिक रूप से सभी कृषक भाई इकट्ठे होकर के, हम योग शिक्षक भाई इकट्ठे हो और इस देश को समृद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए ऐसा प्रयास करें कि हम एक गांव से दूसरे गांव, एक तहसील से दूसरे तहसील जा करके जन जागरण यात्रा निकालें। और मध्य प्रदेश में लगभग कल 25 तारीख को हम यहाँ से शुरू करेंगे, और उस यात्रा का हमारे विशेष अतिथि इसको हरी झंडी दिखाएंगे, और हम सब जो है एक गांव में यात्रा निकाल करके लोगों को प्राकृतिक जैविक खेती जन जागरण यात्रा के माध्यम से संदेश देंगे कि हम स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत कैसे बनाएं, कृषि और कृषि परंपरा भारत को कैसे बनाएं, आदर्श ग्राम कैसे निर्माण करें, इस पर चिंतन करेंगे। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, जी जी आ रही है, आवाज आ रही है? स्वागत है आपका। जी जी आ रही है। हाँ जी, ठीक है। आ रही है अभी? जी आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। आपका जी आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है, और आपकी आवाज आ रही है, और साथ में आपके बहुत सारे साथी भी आ रहे हैं। जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है और साथ में आपके बहुत सारे साथी भी आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। उनमें से योगाहार परिवार के आदरणीय सभी सदस्य जो अलग अलग प्रदेशों से हैं वो आपको सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, और कुछ अन्य सदस्य जुड़ेंगे। आदरणीय बहुत सारे पद्मश्री जो आपके मित्र हैं वो भी अभी जुड़ने जा रहे हैं, और आदरणीय हमारे
श्री लक्ष्मण सिंह जी लोपाड़िया जो जयपुर से हैं वो उपस्थित हो चुके हैं और साथ में आदरणीय हमारी दीदी फूलवासन देवी संभवतः रास्ते से कहीं से वो नेटवर्क में आकर के जुड़ेंगी और आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी पिपलांतरी गांव राजस्थान से वो भी जुड़ेंगे और इस क्रम में जैसे जैसे दर्शन होंगे मैं उनका नाम भी बोलूंगा। आदरणीय श्री प्रकाश पोहरे जी और पत्रकारिता के रूप में मेरे गुरु उपस्थित हो चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप महाराष्ट्र जैविक मिशन के प्रमुख भी हैं और आज के मुख्य अतिथि जी के मित्र हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनः योगाहार की इस मंच से आदरणीय सभी सदस्यों की तरफ से, भारत भर के सभी सदस्यों की तरफ से, किसानों की तरफ से, वैज्ञानिक और विद्यार्थी और शिक्षकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हेवरे गांव, हेवरे बाजार के सरपंच के रूप में आपने देश और दुनिया में जो मिसाल कायम की है एक आदर्श गांव स्थापित करने की, वो हमारे लिए एक नजीर है। और आप इसी क्रम में देश भर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सबसे पहले शब्द हम आपके माध्यम से ही सुनना चाहेंगे सर। आपने हेवरी बाजार में सरपंच से लेकर के आज की यात्रा का संक्षिप्त में आप वर्णन देंगे, ये प्रार्थना आपसे है। आज बहुत खुशी है। आवाज आ रही दिनेश जी? आवाज आ रही? जी 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 आ रही सर, आ रही जी। तो आज हम सुबह सुबह ही प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर बात करने के लिए, जो हमारा पूरे भारतवर्ष का नहीं दुनिया का जो आध्यात्मिक सेंटर है वो हिमालय स्थित उत्तराखंड है। ऋषि मुनियों ने जहां से ध्यान और तप और साधना करके इस भारतवर्ष को करीब 27 नक्षत्र दिए, इसके आधार पर हमारी खेती चल रही। ऐसे एक अच्छे पावन अवसर पर आदरणीय योग गुरु श्री मुकेश रघुवंशी जी, जो नैनीताल से आध्यात्म, पढ़ाई, हेल्थ सभी एंगल से काम कर रहे हैं, उन्होंने आज मुझे यहाँ आप सभी को एक साथ बात करने का मौका दिया है। पूरे भारतवर्ष से आए हुए किसान भाई भी है, विद्यार्थी है, वैज्ञानिक है, साथ ही में सभी दो आदरणीय प्रकाश पोहरे जी कि जो महाराष्ट्र के एक अच्छे एक संपादक, पत्रकार, विचारवंत, जो किसानों की आत्महत्या बहुत जोर से चल रही थी, तभी सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्रेस का उस वक्त आदरणीय प्रकाश जी ने की थी। और इसी कारण महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को कुछ अच्छे किसानों के लिए निर्णय करने पड़े थे, तो वो भी हमारे बीच में है। श्याम सुंदर जी है, अभी तक दिखाई नहीं दिए। श्याम सुंदर पालीवाल जी जो पद्मश्री एक साथ हम दोनों ने लिया है और 20-25 साल से हम अच्छे दोस्त है। साथ में लक्ष्मण जी है, उनके घर भी हम रह चुके हैं। सब लोगों को लेके हम गए थे, वहां रहे थे, लापोरिया में भी उनका काम देखा था और बार बार महीना 2 महीने के अंदर कहीं तो कॉन्फ्रेंस में हम मिलते रहते। साथ ही में हमारे दूसरे साथीदार उमा शंकर पांडे जी है, लेकिन वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बुंदेलखंड में जल संचय का, किसानी का बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है और बाकी सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। ऐसे साथी भी आज हमारे बीच में मौजूद है। आज खुशी इस बात की है आप सबके बीच में आने की। तो पिछले जून से ने अभी करीबन 8 महीने हो गए थे, बारिश ही नहीं थी गांव में। 50-60 मिलीमीटर बारिश कल तक हो गई थी, लेकिन 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश कल और रात में हो गई और इसी कारण गांव में खुशहाली है। क्योंकि हेवरे बाजार एक ऐसा गांव है कि जो
डीपीपी जोन में आता है, बहुत कम बारिश हो जाती है। हर 5 महीने में या हर 5 साल में 3 साल अच्छे जाते हैं तो 2 साल सूखा और बारिश की कमी हो जाती है। तो ऐसे एक सूखा पीड़ित गांव में काम करने का मौका मुझे मिला शिवरे बाजार में। आज वो गांव जहां बीपीएल बिल्कुल खत्म है, कोई बीपीएल का कार्ड मांगने नहीं आता। जो लोग गांव छोड़ के परिवार शहर गए थे मुंबई पुणे, वो वापस गांव में आ गए और एक इको फ्रेंडली विलेज बन गया है कि जहां हमने करीबन बंजर पहाड़ों पे 10 लाख से ज्यादा ट्री प्लांटेशन किया है। और आज वहां खाली टाइगर आना बाकी है, लियोपर्ड भी आ गया है, पूरा वाइल्ड लाइफ साइकिल डेवलप हुआ है। और गांव में जो आज के दिन वाटर टेबल है वो 35 या 40 फीट होता है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई। इसका एक ही जो अनुभव गांव में पंचायत का लीडरशिप है, लोगों की जन भागीदारी ग्राम सभा से है, और गवर्नमेंट की स्पेशल कोई स्कीम नहीं, फॉरेन फंडिंग नहीं। जो भी केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग स्कीम्स है वो उसको गांव के लोगों के साथ जोड़ दिया, और क्वालिटी वर्क के कारण आज गांव में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 100% परिवार दारिद्र्य रेखा के नीचे थे। आज कोई आता नहीं, अरे भाई मुझे दारिद्र्य रेखा का कार्ड दे दो। और जो पहला हमारा जो कृषि आधारित उपजाऊ और ये तो खाली बारिश रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था, बाजरा और ज्वार बस। अगर कोई गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव का अमीर माना जाता था। और आज के दिन पूरा क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज हो गया। और जो बिफोर 95 हो, क्योंकि 93 में हमने फॉरेस्टेशन का काम शुरू किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जब ये काम शुरू हुआ तो स्टेज उस वक्त जनवरी फरवरी में पानी खत्म हो जाता था, ना पीने को ना कृषि को। और रब्बी बहुत थोड़ा सा, समर सीजन में कुछ नहीं था, चाय में डालने के लिए दूध नहीं था। और उस वक्त 830-40 रुपए पर फैमिली पर ईयर इनकम था, इतनी खराब हालत थी। और आज के दिन जो गोखले इंस्टीट्यूट जो पुणे स्थित है, उन्होंने जो हिवरे बाजार प्लस जो 25 गांव मॉडल गांव बन गए हैं महाराष्ट्र में, जिसका कार्याध्यक्ष करके कि पिछले 13 साल में काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। आज वो 25 गांव और हिवरे बाजार का मूल्यमापन हुआ है। तो अभी पर फैमिली पर ईयर 8 से 9 लाख रुपए तक आमदनी बढ़ी है। और सरकार तो दोगुना डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स कहती है, तो यहाँ 5 टाइम्स इनकम बढ़ गया है, क्योंकि डेयरी अच्छी डेवलप हो गई। साथ ही में क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ के कारण गांव में कोई बीमारी की ज्यादा समस्या नहीं है। और किचन फॉर हेल्थ ये प्रयास अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दिन हमने देखा है कि जो घर बैठे खाया तो सब बीमारी हट गई। और जब कोविड हट गया और होटलिंग करने लगे हम, वापस सब बीमारी आ गई। तो किचन फॉर टेस्ट, इससे लेके हम अभी किचन फॉर हेल्थ इस प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। तो आदर्श ग्राम क्या होना चाहिए, प्राकृतिक और जैविक खेती क्या होनी चाहिए, अभी तो सब जगह पे चर्चा चल रही है कि हमें वापस हमारी जो पुरखों की खेती थी, हमारे पूर्वज जिस तरह से खेती करते थे, उस ओर जाना है। लेकिन एक बात अभी हम लोग को ध्यान में रखनी जरूरी है कि विकास की नीति और विकास का जो ढांचा है हमारा, तो वो ज्यादातर लोगों को जब सूखा पड़ गया था 1972 में, उस वक्त तो खाने के लिए भूखे थे लोग, तो विदेश से हमने अनाज मंगवाया था। और आज हमारे पास इतना सारा अनाज है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद एक तो गलती जरूर की हमने, इतना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जमीन में डाल दिया। आज हम पंजाब की हालत देखेंगे तो 75 साल में पंजाब का पानी भी खत्म हो गया, मिट्टी भी खत्म हो गई, और साथ ही में ज्यादा आमदनी के कारण आज उड़ता पंजाब जैसी फिल्म वहां आने लगी। क्योंकि आमदनी बढ़ गई तो नशा आ जाती,
इसका कारण एक ही है कि हम आध्यात्मिक ढांचा नहीं बना सके, जिसके संस्कार हमारे पारिवारिक वो जनों के ऊपर आने चाहिए। तो ये हुआ है, और अभी इतना बदलाव आ गया है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। आज सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? तो हमारे कृषि के सामने। एक तो एवरेज रेनफॉल है, लेकिन कहीं वो दुगना 4 गुना गिर जाता है, तो कहीं वो थोड़ा सा गिर जाता है, बाढ़ आ जाती है, हर बूंद की साइज बढ़ गई, और जहां कहीं गिरता है तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। पहले हम देखा करते कभी तो 30-40 साल के बाद ये बादल फट गए, ऐसा सुनने को मिलता था। आज हर मानसून के सीजन में कहीं ना कहीं बादल फट जाता है। नागपुर में कल का हादसा है, चेन्नई में देखा, हमने बेंगलोर में देखा, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, देखा, जो सॉइल कटिंग हो रही है, इसका सबसे ज्यादा असर आज हमारे खेती के ऊपर हो रहा है। एक है ज्यादा बीमारी का कारण है हमारी विषैली खेती है, जो रासायनिक मात्रा ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जो तणनाशक हम यूज कर रहे हैं, इसके कारण भी सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट यही कहते हैं कि 45-50 में आने वाले 40 लोग प्लांट पर अनाज नहीं खाने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल हेल्थ इतनी खराब हो गई। तो सॉइल की हेल्थ ही खराब हो गई तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई तो रिचार्ज नहीं होगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। आज पंजाब में हम देखते हैं 400-500 फीट जमीन के नीचे जाने के बाद भी पानी, जिस भूमि का पेड़ दिया 76, 82 के बाद, आज फ्यूचर अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो भविष्य में पंजाब को अनाज अलग अलग राज्यों से भेजना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा आमदनी के पीछे हम पड़ गए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होती गई, और ट्यूबवेल की डगवे था और आज पंजाब से चंडीगढ़ से बठिंडा जाने वाली रोजाना कैंसर की ट्रेन निकलती। क्यों? हम कहाँ गलती कर बैठे? तो आगे के जब हम 100 साल पूरे करेंगे आजादी को, तो आगे के 25 साल 50 साल में पॉजिटिव क्या, गलती क्या है, और आगे के 25 साल के प्लानिंग के लिए क्या है। आज सबसे तो भी परेशान, अच्छे दाम मिलने लगे, सब रेट सब कम हो जाते। ऐसी हालात में हम देख रहे हैं हमारा ढांचा जो था आजादी के बाद का कृषि का, वो यही था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां साइंटिस्ट है वो रिसर्च करेंगे, 1 लाख या 10 लाख भी खर्च होगा। जब रिसर्च बाहर आएगा, हमारा डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर का है वो ट्रायल पिट लेगा, ट्रायल पिट सक्सेस होगा तो फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा, और गवर्नमेंट पॉलिसी बन के वो सीड हो या जो भी फसल उगानी है वो सब किसानों के पास चला जाएगा। और जब आमदनी बढ़ जाएगी, उपजाऊ जो भी आ जाएगा, तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी जो है उनका भगवान तो किसान होना ये राइटिंग में भगवान बन गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़े, दूसरे एक्सटेंशन 0 है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी किसान नहीं तो वहां का व्यापारी आ गया तो ही चले गया शाला, वो तो सब राजनीतिक अड्डे बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में किसान किसका मार्गदर्शन ले? तो महाराष्ट्र में नहीं तो
भारतवर्ष में बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। कुछ फार्मर्स के खुद के अपने अच्छे प्रयास है, साथ ही सुंदर पालीवाल जी है, लक्ष्मण जी है, आदरणीय पोहरे साहब है, और बाकी बहुत सारे आज जुड़े हुए एक्सपर्ट भी इसमें शामिल है। सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ हमारा जो है पत्रकारिता है। पत्रकारिता का पॉजिटिव प्रेशर रहेगा तो आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा डरते हैं किसको, तो प्रेस वालों को डरते हैं। आदरणीय प्रकाश पोहरे जी विदर्भासी है, लेकिन वो विदर्भासी होके भी जिस अपनी का रिजल्ट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है हम सबके जो अनुभव 1, 2, 4, 10 गांव बनने से नहीं चलेगा। 4 दिन पहले मैं दिल्ली में था, वहां पीएमओ ऑफिस में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनवाया, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 18 लोगों का एक ग्रुप बनवाया है कि जो भी केंद्र सरकार की स्कीम्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, फॉरेस्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन या डब्ल्यूटी, तो तक इसमें IIM के हैं, कुछ इंडस्ट्री से, कुछ एनजीओ के लोग, उसमें मैं भी एक है। वहां इतनी बात मैंने रखी कि मैं देखो, बजट है हमारी समस्या नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा बजट इंडिया में बनता है। समस्या जमीनी स्तर पे, जब ग्राउंड रियलिटी आते हैं हम, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन अप्रोच होगा तो रिजल्ट क्या आएंगे हम सबको पता है। तो कॉन्ट्रैक्टशिप गलत नहीं, लेकिन नफा और प्रॉफिट कितना कमाना जो क्वालिटी खराब ना करे। तो इस तरह से अगर कृषि बीमा है, आज भी क्लासिफिकेशन नहीं है, किसान किसको कहना है, कौन है किसान। बड़ा इंडस्ट्री वाला भी किसान है, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है वो भी किसान है, जो IAS IPS या कोई टॉप का ऑफिसर है वो भी किसान है। तो किसान है उनका ही फिट है। ये जमीन में काम करने वाले, ट्राइबल एरिया में काम करने वाला फार्मर है। तीसरी बात, 100% प्रोटेक्टिव इरिगेशन है कैनाल का, वो फार्मर है। चौथी बात यह है कि जो ड्राउट प्रोन एरिया में, सूखा पीड़ित एरिया में काम करने वाला किसान है। और पांचवा, अर्बनाइज जो हमारे गांव है, जहां से लेके चर्चा चलती है, ऐसे 5 टाइप का क्लासिफिकेशन किसानों का होना चाहिए। आज जो सही किसान है, जिसको जरूरत है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि बात यह है कि लैंड होल्डिंग आज पर फैमिली 1 हेक्टेयर के आसपास आ गए हैं। जब नेट डिवाइडेशन हो जाएगा, बस रहने लायक जमीन भी। और आज जो दादा परदादा ने जमीन संभाल कर रखी है, बेटी थोड़ा संभाला, आज पोता ही दादी पिता, आप तो ना मकान बना सके, ना 4 व्हीलर ला सके, ना अच्छा मोबाइल भी मुझे दे सके या मोटर बाइक। चलो 1 एकड़ जमीन बेच देंगे। 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद घर बनता है, मकान बनता है, मोबाइल आता है, विलेज लेवल या कोई 1-2 इलेक्शन हो जाते हैं, बस 4 साल के बाद सब खत्म हो जाता है। तो किसान जमीन बेच रहा, जमीन रहे, के पास जमीन की आज जॉब और नौकरियां कमी हो गई है। सब बिजनेस तो नहीं कर सकते। खुद की अगर जमीन है तो एग्रीकल्चर इनकम जो है जी हाँ जी 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 आदरणीय, ये जो आप
आदरणीय मुख्य अतिथि जी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ ही आपके मित्र आदरणीय पद्मश्री श्याम सुंदर पाटिल जुड़ चुके हैं और साथ में आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी भी जुड़ने वाले हैं और आदरणीय पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी जुड़े हुए हैं और इन सभी के पास हम जाएं उससे पहले मैं मुख्य अतिथि जी और उनके मित्र और आपने कहा पत्रकारिता के चौथे स्तंभ हमारे साथ उपस्थित हैं, तो मैं क्योंकि आदरणीय श्री प्रकाश पोहरे सर के पास तो उसके उत्तर उनके बारे में पता ही होंगे, लेकिन योगाहार के मंच के लिए आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न जानकारी के लिए योगाहार को देना चाहेंगे आदरणीय श्री पोपटराव पवार की तरफ से, तो आपका कौन सा प्रश्न होगा आदरणीय श्री पोहरे साहब? हमारे मुख्य अतिथि के लिए कौन सा प्रश्न ऐसा होगा जो आप करना चाहेंगे ताकि हमारे आदरणीय सदस्यों को वो जानकारी मिल सके? आदरणीय जी। आपका माइक ऑन करिएगा आदरणीय, और आपकी बात हम चलेंगे आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल सर के पास। पोहरे सर की बात। जी जी जी। हेलो दिनेश जी, धन्यवाद आपने मीटिंग के रखा है। देखिए ऐसा है, पोपटराव जी हमारे पुराने मित्र है, उनका लड़का भी बीच में अभी हमारे आके गया था, हालांकि उनको ही आना था लेकिन वो उस दिन कुछ बिजी थे तो लड़के को भेज दिया था और अच्छी तरह से उनकी वो गद्दी चला रहा है और काफी नॉलेजेबल छोकरा है। देखिए ऐसा है, पोपटराव जी को मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा या यहाँ पे अपने जो भी लोग उपस्थित है इनके सामने कुछ बातें रखूंगा, आपको भी मैं बताऊंगा। देखिए आज जो किसान की हालत है वो किससे छुपी नहीं है। पोपटराव जी आप सुन रहे हैं ना? हेलो पोपटराव जी, आप शायद पोपटराव जी चले गए ना, वो उपस्थित हैं आदरणीय, वो उपस्थित हैं शायद ऐसे लगता है। जी जी, उनका माइक थोड़ा, जी जी हाँ वो सुन रहे हैं। जी जी हाँ हाँ ठीक है ना। नहीं तो पोपटराव जी बात ऐसी है, फिलहाल में जो किसान की हालत है वो थोड़ी थोड़ी सुधरते जाती तो मैं समझता था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि किसान की हालत बद से बदतर होते जा रही है और दिन ब दिन वो उसी की समस्याओं में उलझा है और उसके पीछे का जो रीजन है वो सारा का सारा जो है मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार की जो पॉलिसी नीतियां है वो नीतियां है। देखिए एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमको एक समझना चाहिए कि ये कौन किसान है कि 1960 के दौर के अंदर यही किसान के पास में ये बैंक के मैनेजर जाते थे, भीख मांगते थे कि डिपॉजिट दे दो हमारे को। ये बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला 1960 के दरमियान में किसान था। ये बैंक के सारे जो मैनेजर थे ये गांव खेड़े में घूमते थे, डिपॉजिट दो पाटिल साहब डिपॉजिट दो, देशमुख बापू साहब डिपॉजिट दो, ये सारा मांगते थे और हम डिपॉजिट देते थे इनको। लेकिन 1960 के बाद में 65-70 के दरमियान जो हरित क्रांति आ गई और उसके बाद में ये परिस्थिति अभी आपको सामने है कि उसके बाद में वो बैंक से डिपॉजिट रखने वाला लोन लेने लगा और लोन लेने वाला किसान बाद में बोल रहा था कि लोन का मेरे को माफी दे दो, लोन व्यवहार कर दो, और वो नहीं हुआ तो आप किसानों की आत्महत्या की आज क्या दौर आ गया है कि महाराष्ट्र में पिछले 100 दिनों के अंदर 1800 किसानों ने आत्महत्या की। ये गवर्नमेंट की फिगर है। 1800 में से 1400 किसान विदर्भ के हैं। जो विदर्भ एक जमाने में रीजन ऑफ गोल्डन बॉर्डर था, ये सोने की किनार पट्टी वाला ये बोलते थे हमारे, वराड़ और सोने की कराड़, तो वो विदर्भ की इतनी दुर्गति क्यों हो गई है, तो ये पहले समझने लायक बातें है। ऐसा है कि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि विकास की हमारी व्याख्या क्या है। विकास की जो व्याख्या अगर है तो क्या विकास, जैसा मैं बताता हूँ कि 1960 में हमारे अकोला के अंदर सिर्फ 4 डॉक्टर थे, 2 दवा की दुकानें थी। अभी 4 डॉक्टर की जगह पे करीब 4000 डॉक्टर है और दवा की 4000 की जगह दो दुकान की जगह पे 8000 दवा की दुकान बन गई। उस जमाने में हमारे यहाँ पे 2 पुलिस स्टेशन थे, अभी 40 पुलिस स्टेशन है हो गए हैं, तो पुलिसों की भी संख्या बढ़ गई है। न्यायालय की जो बिल्डिंग है वो करीब पहले 1 बिल्डिंग थी तो अभी 8-10 बिल्डिंग वहां बन गई है। तो ये तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई विकास की व्याख्या। विकास की तो व्याख्या तब हो सकती है, अरे आज लोग बीमार गिर रहे हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं।
अरे भाई हॉस्पिटल खोलने का काम क्यों पड़ रहा है? तो क्योंकि लोग बीमार गिर रहे हैं, तो लोग बीमार गिरना और उसका इलाज करना ये तो कोई विकास नहीं है। लोग बीमार ही ना गिरे, ये सबसे मेन बात है। ये हमारी विकास की व्याख्या होनी चाहिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि एक नायक नाम का पिक्चर आया था, उसके अंदर वो जब जो एंकर रहता है वो जो सवाल करता है चीफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर बड़े खौल जाते हैं और बोलते कि तुमको क्या अकल है, तुमको क्या मालूम है, एक दिन चीफ मिनिस्टर बन के देखो फिर पता लग जाएगा कितना कठिन होता है सब। तो मौके में वो उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं उस एंकर को, और बाद में एक ही दिन में वो इस तरीके से काम करता है कि लोग उसको एक परमानेंट नेक्स्ट इसमें चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और वो फिर क्या करता है कि हर चौराहे में शहर के कंप्लेंट बॉक्सेस रख देता है। तो कंप्लेंट बॉक्सेस के अंदर शुरुआती में काफी कंप्लेंट्स आती है और ये सारा उसका शमन करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कोई भी कंप्लेंट बॉक्स के अंदर कोई भी कंप्लेंट आती नहीं है। इसको विकास बोलते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। लेकिन आज इसके सारी विपरीत परिस्थिति, कंप्लेंट से कंप्लेंट बढ़ रही है, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कम ही पड़ रहे हैं, और पुलिस की भर्ती हो रही है और वो कम पड़ रही है, तो गवर्नमेंट अभी अलग अलग। तो ये विकास की नहीं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं, ये मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ। आज के घड़ी के अंदर जी। परिस्थिति क्या है कि देखिए ये क्यों हो रहा है, किसान की आत्महत्या क्यों हो रही है, कि अभी मैं आपको इमीडिएटली 3-4 मुद्दे बताऊंगा। देखिए गवर्नमेंट ने फिलहाल में प्याज के ऊपर 40% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। एक्सपोर्ट कोई करेगा तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। चावल की टोटल एक्सपोर्ट बैन कर दी गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट वो बासमती वगैरह छोड़ के। उसके बाद में तुअर की फ्री इंपोर्ट हो रही है, टोटल तुअर का फ्री इंपोर्ट हो रहा है, कपास का फ्री इंपोर्ट हो रहा है, ऑयल का फ्री इंपोर्ट हो रहा है। तो ये विकास की ओर जा रहे हैं कि हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं? अच्छा, ये जो किसान की जो आत्महत्याएं हो रही है उसके लिए ये जो जिस प्रकार की ये जो पॉलिसीज गवर्नमेंट खेल रही है, देखिए एक आधा फैक्ट्री वाला जाकर एक आधा यूनिट लगा देता है और उसमें से एक्सपोर्ट होता है, डॉलर मिलता है, तो गवर्नमेंट जाके उसका अवार्ड देती है उसको, और बड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका अवार्डिंग वगैरह करके ये कर देते, सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ पे किसान ने उत्पादन किया हुआ अगर प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा रही है, चावल के ऊपर बैन लगा रही है। तो ये जो नीतियां हैं किसान के सारे खिलाफ में हो रही है, उसके कारण भाव लगातार गिर रहे हैं। और इसीलिए गिर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो इलेक्शन के पॉलिटिक्स के कारण महंगाई बढ़ने नहीं देना चाहती। और महंगाई की व्याख्या गवर्नमेंट की और लोगों की एक ही है कि खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए। वो सस्ती है तो बहुत अच्छा। बाकी मोटरसाइकिल के दाम पिछले 1 साल के अंदर दुगने हो गए, ट्रैक्टर के दाम दुगने हो गए, डेटा महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, उसके बाद में ये पेट्रोल डीजल ये कितना महंगा सारी। तो जी कहने का मतलब जी बाकी कोई चीजों के अंदर महंगाई बढ़ी तो गवर्नमेंट को चलता है, लेकिन ये जी सारी चीजों के अंदर आदरणीय, ना पब्लिक को चलता है। तो ये सारी आपके नीतियां पास हमारी। जी जी, आपके पास पुनः हम लौटेंगे, आपके पास पुनः लौटेंगे। पहले आपके शब्दों के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि जी के पास पहुंचते हैं और हमें सुन रहे हैं आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी, फिर उनके पास हम आते हैं आदरणीय श्री पोपट राव पवार साहब जी। हाँ, आप एक जो ग्रामीण स्तर पे रूट लेवल पे काम करने वाले और मॉडल गांवों की स्थापना करने वाले और गवर्नमेंट की पॉलिसी में धीरे धीरे दखल देने की तरफ आप बढ़ रहे हैं और अच्छी दखल देने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं प्रकाश पोहरे सर वस्तु को सामने रख रहे हैं। तो इस स्थिति में जब एक पत्रकार आपके सामने ये शब्द कह रहे हैं तो आपका क्या रवैया रहेगा, क्या उत्तर रहेगा? मुझे बात करनी है। जी 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 आदरणीय। हाँ, अभी आदरणीय प्रकाश पोहरे जी ने बताया है, पॉलिसी ऐसा है कि हमारे देश में पोपटराव जी आपका आवाज जो है वो काफी ये हो रहा है, सिग्नल ठीक नहीं है, सिग्नल नहीं है बराबर वहां पे। जी वहां पे सिग्नल। जी जी, या आप अपना ऐसा करिए ना, वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो पोपटराव जी वीडियो बंद कर दो, सिर्फ ऑडियो चालू रखो, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि सिग्नल जो है वो वीडियो खा रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अभी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो ये लगता है कि
हमारे देश में तो केंद्र हो आवाज आवाज अभी कट भी रही है आवाज नहीं आदरणीय। आ रही। अभी आ- आप घर के अंदर होंगे आदरणीय तो बाहर बैठिए। आप बाहर बैठिए थोड़ा सा। आदरणीय जी आदरणीय पवार सर, जब तक आप नेटवर्क में आते हैं तब तक मैं आदरणीय सदन के माध्यम से आदरणीय श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी के पास पहुंचता हूं। उन्हें अपने गांव और अपने क्षेत्र और आज देश भर में एक मॉडल स्थापित करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी एक सरपंच के तौर पे पिपलांत्री को एक मॉडल गांव बनाया और आज हम दूर दराज अलग अलग क्षेत्रों में उस गांव को देखते हैं। और अभी आपने ये संवाद सुना, आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी का संवाद भी सुना और हमारे आदरणीय श्री प्रकाश पोहरे जी का भी संवाद सुना। तो आपके शब्द हम चाहते हैं, मेरे ख्याल से यह सदन चाहता होगा। आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल सर जी, आपका माइक। जी जी जी, सादर प्रणाम। आज बड़ा हर्ष का विषय है और कि आज हमारे साथ इतनी महान शक्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है, उनसे जुड़ने का अवसर आपके माध्यम से मिला है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये समझता हूं कि देखिए, पोपटराव पवार जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूरा देश सीखता है। सरपंचों की स्थिति एक, सरपंच नहीं रहकर सरपंच ठेकेदार बन रहा है, तो ठेकेदारों को किस तरह से वापस सरपंच बनाएं और रचनात्मक काम करें, गांव आत्मनिर्भर हो, किसानों की कैसे मदद करे ग्राम पंचायतें, ये काम आदरणीय पोपटराव जी पवार ने किया है। इसी तरह लक्ष्मण सिंह जी ने भी चौका पद्धति, किसानों के जिन गांवों में दूध नहीं होता था, पीने का पानी नहीं होता था, जहाँ चोरियां होती थी, उस तरह के गांवों को लक्ष्मण सिंह जी ने आज ऐसा केंद्र बना दिया जहां बड़ी संख्या में दूध उस गांव से जाता है, लोगों को, किसानों को रोजगार मिलता है। इसी तरह आदरणीय पोपटराव पवार जी के पास मैं आज से 20 साल पहले गया था और उनके कामों को देखा था कि सरपंच क्या कर सकता है, क्योंकि पोपटराव पवार जी बहुत लंबे समय से सरपंच और उप सरपंच रहकर उस गांव को आदर्श गांव बनाया है। और हमें भी बताया गया कि आप पोपटराव पवार जी के गांव को देखिए, अन्ना हजारे साहब के गांव को देखिए। तो मैं वहां गया और जाकर देखा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और उस काम पर, उस लाइन पर चले पोपटराव पवार जी के, और आज हमारा गांव भी दिखने लगा है। तो इसी तरह से इनसे प्रेरणा लेकर एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से एक जिला, एक जिले से एक प्रदेश, इस तरह के काम 10-15 साल में किए जा सकते हैं। ये पिपलांत्री एक बड़ा उदाहरण है कि जब हम पोपटराव पवार जी से सीखकर पिपलांत्री तैयार कर सकते हैं, तो फिर पिपलांत्री से सीखकर आसपास के गांव भी तैयार हो, और इसका असर दिखा है। राजस्थान के लगभग 60 ग्राम पंचायतें पिपलांत्री से भी अच्छा काम कर रही है, और अब तो पूरे प्रदेश में सरकार ने पॉलिसी बना दी है कि हम लोग गांवों में रचनात्मक काम करें, किसान आत्मनिर्भर हो। हमने बड़े बड़े स्तर पर काम किया है कि जो पानी 900 फीट था, उस पानी को हमने 15 फीट, 20 फीट पर लाने का काम किया, और वो पूरी तरह सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। किसानों के कुएं पर कृषि के कनेक्शन हो, एक अभियान चलाकर सभी कुओं पर कृषि कनेक्शन करवाए। फिर मनरेगा के माध्यम से हर किसान के खेतों तक ट्रैक्टर ट्रॉली जाए, ऐसे रास्ते बनवाए। 500 किसानों के खेतों में बैलों से खेती होती थी, हल से, ट्रैक्टर नहीं जा पाते थे। आज 500, लगभग 500 से ज्यादा किसानों के खेतों में ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर जा रहे हैं, जिससे वो मेड़बंदी का काम भी कर पा रहा है, नए खेत भी निकाल पा रहा है। तो ये आज मशीनों का युग है, तो मशीनरी का उपयोग कर पा रहा है। फिर हमने एक पौधशाला बना दी, सरकार की विभिन्न योजनाओं को कन्वर्जेंस करके जोड़कर 1 करोड़ रुपए की हाईटेक नर्सरी। तो गांव की महिलाएं वहां पौधे तैयार करना, पौधों की कटिंग, ग्राफ्टिंग, इस तरह से सीख रही है, केचुआ का खाद, और इस तरह के काम वहां पर सीखकर गांव में, अपने खेतों में, जिस गांव में शराब की दुकान होगी, शराब बिकेगा, शराब दिखेगा, शराबी दिखेंगे। जिस गांव में पौधशाला होगी, वहां हरियाली दिखेगी, फलदार पौधे आएंगे। तो इस तरह के काम हम कर रहे हैं। फिर एक एफपीओ बनाकर किसानों को सीधा लाभ देने का काम हम लोग कर रहे हैं। गाँव में अच्छी नस्ल के पशु आ रहे हैं,
लोगों को सिखा रहे हैं कि गांव में अच्छी नस्ल के का सीमन हो, जिससे गांव में एक मुर्रा नस्ल की भैंस वहीं पैदा हो, गिर नस्ल की गाय वहीं पैदा हो। खरीद कर लाने से जगह बदलती है, मालिक बदलता है, उसका रख रखाव का तरीका बदलता है, इसलिए पशु रंज नहीं पाता है। तो ये काम हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आज वहाँ गांव में जो पलायन कर चुके थे वो लोग वापस आ रहे हैं, और इसके लिए एक भी व्यक्ति श्रमदान नहीं करे, कोई जरूरी नहीं श्रमदान करना। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर नहीं करें तो भी सरकार की विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से गांव में लागू करें। मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मेरे गांव में गांव के लोगों का जितना अधिकार है वो पैसा गांव वालों को दिलाऊंगा। तो ये काम फिर धीरे धीरे आपका काम दिखता है, तो फिर सरकारें और अन्य लोग भी आपका सहयोग करने के लिए आगे आते हैं, फिर आपका व्यक्तित्व भी दिखने लगता है। इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, और इसके प्रेरणा स्रोत आदरणीय पोपटराव पवार जी हैं। वो मेरे गांव में आए हैं 2-3 बार, हमें मार्गदर्शन किया है, और जब मुझे लगता है कि मैं और कुछ सीखूं तो मैं पोपटराव जी से बात करता हूं। और आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हूं और इस तरह के लोगों की टीम बना रहा हूं जो इस तरह के रचनात्मक काम कर रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर करने का काम कर रहे हैं, गाँवों को आत्मनिर्भर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जोड़कर हम लोग एक टीम बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक टीम ही बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। आज योगाहार के माध्यम से हम सब लोग जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। कहीं कमियां है तो हम आपसे सीख कर उसको ठीक करेंगे, और कुछ अच्छाइयां है तो उसको भी एक दूसरे सीखे। ये इस तरह की मीटिंगों से, इस तरह की कार्यशालाओं से, इस तरह की बैठकों से ये चीजें निकल कर आती है, जिसका असर पूरे देश में होता है, और आज भी यही होगा। मैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, पोपटराव पवार जी, मौर्य साहब और जितने भी लोग आज आपसे हमसे जुड़े हैं, ये सब अनुभवी व्यक्ति हैं, और इनके अनुभवों का फायदा अगर गांव तक पहुंचे, गांव के गरीब से गरीब पशुपालक किसान तक पहुंचे, तो इसका आज की मीटिंग का एक बड़ा मायना निकल कर आएगा। तो इस तरह के काम होने चाहिए। हम लोग बड़े स्तर पर इस कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा तो जीवन ही पोपटराव पवार जी आदरणीय, इनका हम सब लोगों का जीवन ही इसी काम में पूरी तरह समर्पित हो गया है। और फिर कोई अगर बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है तो उस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदार तरीके से उसको निभाना पड़ता है, लोगों की बातों को सुननी पड़ती है और उसका असर दिखाना पड़ता है। मेरे गांव में भी पूरी तरह पलायन हो गया था, विश्व का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। उस खनन क्षेत्र में वापस लोगों को बसाना, लोगों को रास्ते देना, लोगों के कुओं में पानी डालना, लोगों का इनकम का जरिया बढ़ाना, मनरेगा के माध्यम से 700 परिवारों को, 700 लोगों को रोज रोजगार देना, लोगों की जेब में पैसा है, आउटगोइंग बंद हो, इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। अब सोलर पर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के काम कर रहे हैं, और ये पूरा देश वहां पर सीखने को। और आदरणीय पद्मश्री हमारे पोपटराव पवार जी का ट्रेनिंग सेंटर हमने देखा, तो हमने भी सरकार से कहा कि ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो हमारे गांव में भी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। आज पूरे देश के सरपंच वहां आ रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप पोपटराव जी के गांव को देखिए, अन्ना हजारे जी के गांव को देखिए, लक्ष्मण सिंह जी के गांव को देखिए, किस तरह से पूरा जीवन इन लोगों ने खपा दिया है जनता की और गांव वालों की सेवा के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़ी बड़े तपस्या के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो इनसे हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, तो और अपना जीवन सफल कर रहा हूँ। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मेरे जीवन को सफल करने का कार्य कर रहा हूँ। तो आज आपके माध्यम से सबसे बात हो रही है, ये बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा है कि माना कि दुनिया में अंधेरा घना है, लेकिन एक दिया जलाना कहाँ मना है। और वो टिमटिमाता दिया एक पिपलांतरी से, एक हेवरे बाजार से, एक जयपुर के गांव से, जहाँ से कि लक्ष्मण सिंह जी आते हैं, लापोड़िया से। और वो जो दिया मसाल बनता है, मसाल सूरज का रूप धारण कर लेता है। और वास्तव में जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, इसमें स्वामी रामदेव जी को भी जोड़े, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम किया है, वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। निश्चित ही आदरणीय रामदेव जी महाराज। और आपने बड़ी बात ये की कि अगर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाया जाए तो कहाँ कमी है फिर कहा जाए। और लेकिन ये बात भी सही है कि देशोन्नति के माध्यम से आदरणीय हमारे प्रकाश पोहरे जी ने
हर समय जब हरित क्रांति का दंश हम झेल रहे थे शुरुआत में, और अब आज उसका पूरा फल देख रहे हैं जहर के रूप में और आत्महत्याओं के रूप में, तो उन्होंने हमेशा हमेशा प्रश्न उठाए, क्योंकि समस्या यानी वो जो जो कालक है, जो कालिक है, उसको कोई देखे और कोई उजाला करे तो हम आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी के पास पहुंचना चाहूंगा और उनके बाद आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी के पास लपोड़िया सर के पास पहुंचेंगे। और मेरे ख्याल से श्री भारत भूषण त्यागी सर का भी अभी फोन था, तो वो जुड़ चुके होंगे, तो उनके पास भी पहुंचेंगे। सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि जी के पास आप जी जी अभी अभी हमारे पद्मश्री आदरणीय श्री पालीवाल साहब ने कहा है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और ये शुरुआत आपने करी है, तो इसी में मैं फिर पुनः आपके शब्द सुनने के लिए योगाहार के मंच से जी। नमस्ते श्याम सुंदर जी। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, कैसे हैं आप? बस मजे में हूँ। चलो अच्छी मुलाकात आज हो रही है। जी 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 जी, आपका जैसे नाम आया वैसे मैं आज मेरे कुछ बड़े कार्यक्रम थे समाज के, पर आपके जैसे कि पोपट राव जी आ रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं भी जुड़ूंगा जी। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा होगा। तो बात यही है कि करीबन 6.5 लाख गांव हमारे देश में, 2.5 लाख पंचायतें हमारे देश में, बजट तो हर साल का बहुत बड़ा हो जाता है, तो गांव तो पैसे से नहीं बदलते, तो हमें एक ही आगे जाके प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि पंचायत संगठित नहीं है हमारे देश की। तो आज भी कई पंचायतें ऐसी 1-2 महीने पंचायती खुली नहीं होती। 5 पंचायत को एक सेक्रेटरी होता है, पंचायत का आज भी दफ्तर उसके बैग में हो जाता है। यह हालात आज भी पंचायत का है। दूसरी बात है किसान, तो किसान तो जाति में बांटा है, राजनीति में बांटा है, गांव के अलग अलग जो इलेक्शन के तौर पर वो अलग अलग वोट में बांटा जाता है। तो एक ही अमीर, मिडल, छोटा किसान, तो ये लोग संगठित नहीं है। और पता है सभी राजनेताओं को, बस शराब और पैसा बांट दिया तो लोग वोटिंग कर देते। तो ये हालात में सुधार लाने का प्रयास हमें करने की जरूरत है, क्योंकि बजट ही हमारी समस्या नहीं। जहां जहां परिवर्तन आ गया वहां लोग संगठित हो गए, वो गांव आदर्श बन गए। जैसा पिपलांतरी है, लापोड़िया है, हमारे भाई उमा शंकर पांडे जी ने बुंदेलखंड में वहां उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ लेके काम किया। अच्छे बहुत सारे प्रयास है। महाराष्ट्र में बहुत पानी फाउंडेशन का हम देख रहे हैं, नाम फाउंडेशन है, साथ ही में जैन सोशल फाउंडेशन है। तो ये सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब काम बन जाता है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विड्रॉ हो जाती है तो काम वापस सेम पोजीशन में आ जाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छा काम करता है प्रयास, तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। जब नया कोई पोस्टिंग आ जाता है, वो अपना जो पहले वाला काम है वो छोड़ के अपना खुद के आइडेंटिटी के लिए दूसरा काम बनाना शुरू कर जाता है। प्रॉब्लम ये हमारे गांव क्यों सर्टेन है, हम वहां खड़े उसी गांव में रहते, उसी गांव के साथ कनेक्ट है। हर गांव में डेली ओपीडी चलानी पड़ती है। जैसे डॉक्टर की ओपीडी चलती है ना, वैसे ग्राम विकास की भी ओपीडी है। बहुत सारी समस्या गांव में, बहुत सारी समस्या है। वो समस्या किसी को उसके बेटे को एडमिशन की जरूरत है, किसी को रिलेटिव है उसके ट्रांसफर के, क्योंकि एक बार एक आदमी का नाम बन जाता है ना, तो लोग अरे देखो पद्मश्री हो तो सीएम साहब को बताएंगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। और गांव में अभी देखो, पिछले अभी बारिश ही नहीं थी, अभी कल अच्छी बारिश हो गई हो रही बाजार, तो रब्बी का जो भी कोई फसल करना था वो सब बैन कर दिया वाटर बजट के आधार पर। हमने नहीं करना है तो पीने को पानी रहेगा। तो यह है कि रोज गांव में साथ लेके काम करना पड़ता है, और जब एक गांव का नाम बन जाता है तो बहुत सारे एक्सपोजर उस गांव में आने शुरू हो जाते हैं, उससे बहुत सारी परेशानी। देखो बीच में महाराष्ट्र के गवर्नर साहब हिवरे बाजार आने वाले,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांव में आ गए। उन्होंने कहा देखो भाई आपके पंचायत का टॉयलेट कितना ठीक नहीं है जो गवर्नर यूज कर सके। मैंने कहा अरे ये तो इतना बढ़िया है, नहीं आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा हमारे लिए ठीक है, दूसरा बनाना है तो आप जिला पंचायत से फंड दे दो। 7 लाख उन्होंने दे दिए, 8.5 लाख रुपए का टॉयलेट बनाना पड़ा। 1.5 लाख हमें जो अवार्ड मिल गया था कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इससे बना दिया। तो ऐसी एक बात जब एक गांव होता है ना, वो संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों संभालना है? तो गांव संभालने से आने वाले लोगों को प्रेरणा मिल जाती है। लास्ट वीक में करोड़ 17-18 कंट्रीज के जो जैसा टाटा ट्रस्ट हमारे देश में काम करती है, आज 17-18 कंट्रीज के एनजीओ के ट्रस्ट के हेड गांव में आ गई थी। उन्होंने कहा कि आपने इतना कम बारिश में क्यों कैसा काम कर दिया, ये पलायन कैसा रोक दिया, भूख कैसे हट गई, इको फ्रेंडली गांव कैसा बन गया, इतना क्लीन क्यों है, गांव में कई वाटर डिसीज नहीं है। तो मैंने कहा कि पिछले 30 साल से लोगों की अच्छी भागीदारी इसमें है, प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी है और इसी कारण ये मेंटेन है। देखो लास्ट ईयर हमें भी इलेक्शन फेस करना पड़ा 2 साल पहले, तो पिछले 30 साल में इलेक्शन नहीं था। लेकिन जब किसी गांव का आदमी का नाम बन जाता है ना, तो आउटसाइड से प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। एक साइड में अनाउंसमेंट होगा पद्म पुरस्कार का और दूसरी साइड में अनाउंस होगा इलेक्शन का। फिर भी वो फेस किया हमने, जो जिसको पसंद तो गांव को वोट करेगा, जिनको पसंद नहीं वो निगेटिव करेगा। 96% लोगों ने गांव को वोटिंग किया, ना शराब, ना पैसा, ना लड़ाई झगड़ा, ना पुलिस वाला, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करने वाला इलेक्शन किया हमने। तो यह है कि अगर सबसे मुश्किल काम है वो गांव के लोगों के साथ काम करना, पंचायत के साथ काम करना, करके गिने चुने लोगों का ही नाम क्यों आ जाता है आज देश में। कोई कहता है लक्ष्मण जी है, श्याम सुंदर जी है, वो एक चेन्नई में इलांगोवन है, बस 20, 25, 50, इसके आगे हम जाते ही नहीं, क्योंकि काम बहुत सारे लोग करते हैं और हमसे भी बढ़िया काम करने वाले गांव है, लेकिन आगे जाके वो सस्टेन नहीं कर सके। चलो यार दो क्यों करने का इतना, घर परिवार छोड़ के हम गांव के लिए काम कर रहे, फिर भी ये लोग राजनीति खाली करते हैं। बस इसके आप परेशान हो गए तो वो तो यही देखते हैं आप कैसे भाग जाते हैं, गांव से भाग जाते हैं। तो हमने ये किया कि पेशेंस होना चाहिए लीडरशिप के पास, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, पेशेंस है। साथ ही में कोई डेवलपमेंट में नीति हमारे भेदभाव की ना हो, और सभी कम्युनिटी के साथ डिस्कस करके हम ग्राम सभा में कुछ रखते हैं तो लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमें सभी एंगल से काम करना जरूरी है, संगठित होना जरूरी। आज ऐसा है कि हम संगठित नहीं है, जैसा कि एक ही बात आदरणीय अन्ना जी ने आंदोलन उठाया, शुरुआत हो गई, इतनी ऊंचाई पे गया तो दुनिया भर के लोग, सारी मीडिया आ गई वहां। बाद में उस वक्त कुछ भी गलती हो गई तो सारे पॉलिटिशियन अन्ना जी के पास चले जाते थे। और आज ऐसा है सब मिलके हम आपस का लड़ाई देखेंगे, अन्ना जी के पास जाने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि अन्ना जी ने सभी को संगठित किया। तो मुझे लगता है आदरणीय हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने वो बात ही एक तरह से कही है जो कि आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल सर ने परोक्ष रूप से कही है। और वो बात आई कि जन भागीदारी, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीखे, फिर गांव सीखे और गांव मिलकर के देश सीखे, तो निश्चित ही देश का स्वरूप हमारे जो मनुष्य धारण करते हैं, दिखाते हैं, और जिसकी चिंता हमारे प्रकाश पोहरे जैसे पत्रकार को है, वास्तव में वो स्वरूप निखर के आएगा जब किसान से किसान, ग्रामीण से ग्रामीण और जो कर्मचारियों से कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटर से एडमिनिस्ट्रेटर ये सीखेगा और आगे बढ़ेगा, तो वास्तव में जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो बीमारियां हैं, ये निर्मूल
हो जाएँगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो संगठन की बात की है। मैं इस संवाद के लिए बीच में जाना चाहूँगा आदरणीय लक्ष्मण सिंह लपोड़िया जी के पास और वो अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आज के मुख्य अतिथि जी, आज के हमारे श्याम सुंदर पालीवाल जी, आकाश पोहरे जी से संवाद करने की कृपा करें, आदरणीय लक्ष्मण सिंह लपोड़िया सर। और साथ में उमाशंकर पांडे जी भी जुड़े हुए थे, शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। और मेरे ख्याल से जब तक आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी के पास आवाज़ पहुँचती है या वो माइक ऑन करते हैं। सर अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो उपस्थिति दीजिएगा और मैं आप सभी आदरणीयों के पास पुनः आऊँगा लेकिन सबसे पहले पतंजलि और कनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचता हूँ कि आज के हमारे जो सम्मानीय उपस्थित हैं उनके साथ संवाद करने की कृपा करें। आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी, बहुत सुंदर दिनेश जी। और आज के हमारे इस मंच के सभी सम्मानित हमारे जो पद्मश्री हैं, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने पहले भी इस मंच में आके अपना योगदान दिया है, हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें प्रेरित किया है। आज सबसे पहले तो मैं आज मंच में पहली बार आए हमारे पोपट जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत नमस्कार, अभिनंदन। आपके द्वारा जो कार्य है हिवड़े बाजार का, मैंने भी 30 साल पहले सुना था। मुझे कभी आने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस समय हम सुन रहे थे कि कुछ शुरुआत हो रही है और उसको भी अपने कार्यों में जोड़ने का प्रयास हमने भी किया उत्तराखंड राज्य में, मैंने जहाँ पर काम किया है। और उसके पश्चात मैंने श्याम सिंह पालीवाल जी का भी जो उद्बोधन सुना पिपलांतरी के बारे में, उसके बारे में भी इस मंच पर हमने पूर्व में भी हमारे कई साथियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि हम किसी गांव को जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो पिपलांतरी का नाम स्वाभाविक रूप से ही आ गया। और जो आज बातें उन्होंने बताई और प्रकाश डोहरे जी ने जो बात बताई और इस मंच पर श्याम हमारे जो बाकी पद्मश्री आए हैं जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सबको हमने सुना है, उसको अपने कार्यों में लाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें संवाद करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो संवाद करने की जो बातें हैं वो बहुत ही किसान के साथ, मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ जो संवाद हो रहा है वो शायद उतना सकारात्मक उसका प्रभाव नहीं हो पा रहा है, विशेषकर सरकारी और अन्य तरह की एजेंसीज के द्वारा। कुछ एनजीओज निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट का नाम बताया है, मैं उनके कार्यों से वाकिफ हूँ अच्छी तरह से। तो कुछ एजेंसीज बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, और सरकार सब जगह विद्यमान है, उनके द्वारा इन चीज़ों पर एक खाली जब किसानों के साथ बातचीत होती है तो एक लेक्चर, एक तरफा संवाद हो जाता है और उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं। तो हमें इस संवाद की विधियों में परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कुछ चीज़ों पर हमने काम भी किया है थोड़ा बहुत, और उसके बारे में भी जब अवसर मिलेगा तो आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत भी करना चाहूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जो कि जिसके बारे में सब लोग चिंतन हो रहा है, और वो है हमारी सॉइल का हेल्थ। और ये सॉइल हेल्थ का भी जो कार्य है, इसमें सब लोग चिंतित हैं और पूरा विश्व इसमें चिंतित हो रहा है। तो ये हेल्थ को मापने का क्या तरीका होना चाहिए? तो वैसे तो इसको कुछ न्यूट्रिएंट के माध्यम से माप लेते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ों पर भी हमने प्रयास किया है कि इसकी मिट्टी के स्वास्थ्य को क्यों नहीं किसान अपने द्वारा स्वयं ही मापने का प्रयास करे। अपना मूल्यांकन किसान स्वयं करे, बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए, और बिना किसी बाहर से एक उसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से भी बिना जाने हुए वो स्वयं अगर अपनी मिट्टी का जांच स्वयं कर ले, अगर वो प्राकृतिक और जैविक खेती करता है तो उसके बारे में भी वो स्वयं अपने आप को मार्किंग कर सके। ऐसी कुछ चीज़ों पर भी हम आने वाले समय पर आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। अब ये मॉडल बन रहा है और आप सबके मार्गदर्शन से इसको परिष्कृत रूप से ये किसानों के प्रति समर्पित रहेगा, ये देश के प्रति समर्पित रहेगा, ये मिट्टी के प्रति जो मिट्टी जांचने के विधाएं हैं ये उनके प्रति भी समर्पित है, जिससे कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपादित कर सकें। और किसान के अंदर एक आत्मविश्वास आने की ज़रूरत है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है, जो कि आपने पहले भी बताया था कि 1960 के समय पर बैंक के मैनेजर जाते थे तो
अभी वैसा ही आत्मविश्वास पुनः ही जागृत करना है किसान के, एक छोटे किसान के मस्तिष्क में, मन में, दिल में, उसके परिवार में और उसके माध्यम से पूरे समुदाय। तो इस विषय पर आने वाले समय पर आप लोगों से मैं मार्गदर्शन लेना चाहूंगा और आज इस कार्यक्रम को इस तरह से सुंदर रूप से सारे मोतियों को एक साथ पिरोने के लिए मैं दिनेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसा वो निरंतर काम करते रहते हैं और हमारे इस मंच पर कम से कम 20 पद्मश्री अभी तक के आ गए हैं और हमें उनका साथ मिलने का एक सौभाग्य मिला है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इस मंच के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सानिध्य हमें पुनः समय समय पर मिलता रहेगा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम, नमस्कार। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर जो आपने कहा, वो धरती की मिट्टी की बात की, किसानों की बात की, देश की बात की, लेकिन इनका सबका निचोड़ की आत्मविश्वास के जागरण की बात की। और जो जागरण हमारे आदरणीय सुंदर पालीवाल जी के माध्यम से, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से सामने आया, और जो जागरण हमारे आदरणीय प्रकाश पोहरे जी के माध्यम से व्यापित हुआ, दर्शाया गया। क्योंकि जब समस्याएं सामने नहीं आएंगी तो समाधान भी नहीं आ सकता। लेकिन जैसे आपने सुंदर पालीवाल सर ने कहा है कि दिया जलाना, फिर मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ और इसकी एक समझ बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्न तो बहुत होंगे और आदरणीय पवार पोहरी सर को तो मैंने अपने बचपन से सुना है, पढ़ा है, और उन्होंने वो समस्याएं उठाई हैं जो ज्वलंत समस्याएं थी। अगर समस्याओं को एक तरफ रखें और आज के मुख्य अतिथि जी और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जी की बात सुन करके अगर दो लाइन में हमारे आदरणीय प्रकाश पोहरी जी के पास हम आए, तो वो दो लाइन में एक हम क्या समझ बना सकते हैं कि किस तरह से हम गांव से विकास को आगे बढ़ाते हुए जो विकास की अभी बात हुई है वो देश तक कैसे ले जा सकते हैं, यानी संक्षेप में चाहेंगे आदरणीय पोहरी सर से। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि ये विकास की सारी बातें मैंने सब लोगों से सुनी और मैं भी बताना चाहूंगा। हमारा जो गांव है कानेरी सरप, वहां पर मैंने किसानों के 400 गुट बनवाए, 400 गुट, और 400 गुट में से एक एक 20-20 गुट को ये एकत्रित करके हमने उसके बाद में 40 उसकी एफपीओ बना और प्रोड्यूसर कंपनीज बना दी, एफपीसी बना दिया। और इसका हमने क्या किया है कि हमने इसका एक महासंघ बनवा दिया ताकि किसानों का दलाली से, ट्रांसपोर्ट से सारा पैसा बचे और उसके बाद में उसके कृषि उपज को बहुत अच्छी तरह से भाव मिले। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जैविक खेती मिशन के माध्यम से मदद भी किया। तो बातें ये है कि विकास का काम तो सभी लोगों को करना है, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैंने पहले इसके अंदर विवेचन में बोला कि इसके अंदर से करनी और कथनी, इसका जो एक थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए सरकार का और हमारा, वो थोड़ा नहीं बैठ रहा है करके मैंने कुछ बातें जानबूझकर बताई है कि किस तरीके से ये हो रहा है। अगर बातें ऐसी चलती रहेगी, बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने सब लोगों को एक मंच पे बुलाया ताकि हर एक का काम भी सामने आया, प्लस जो हमारे को करना है आगे जाके। अभी जो मेरा मिशन था हमारा, वो तो सिर्फ 6 जिलों के लिए चालू किया था, अभी वो पूरे राज्य के लिए सरकार ने वो मिशन चालू करवा दिया है। ये मिशन मैंने आज से 4 साल पहले 3 महीने तक की उसकी मेहनत करके मैंने बनवाया था। उसके बाद में उस समय पे जो चीफ मिनिस्टर थे फडणवीस जी, उनके सामने रखा और उन्होंने तो बोला था उसी समय पे कि राज्य के लिए करते, लेकिन मैंने बोला था उनको कि भाई हम लोग पहले 6 जिलों के लिए इसका ये करते हैं, उसका यश देख के फिर राज्य में करेंगे। तो अभी पूरे राज्य को भी वो मिशन लागू करवा दिया है इन लोगों ने, ठीक है। उसके अंदर अभी फिलहाल में वो मिशन का मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, सरकार ने अभी सारे अधिकारियों के हाथ में वो मिशन दे दिया है, कोई जनप्रतिनिधि उसके अंदर नहीं रखा है। वो अपने सरकार की अपनी अपनी सोच हो सकती है, उसके ऊपर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन काम तो चल रहा है किसानों का। लेकिन अगर नीतियां बदली तो निश्चित रूप से इसका अच्छा असर आ सकता है, इतना मैं बोलना चाहूंगा। जी जी आदरणीय, क्या वास्तव में हमारे पास सभी सामान हो और उसको यानी भोजन हो और भोजन को करने का, उसको ग्रहण करने का सलीका न हो तो थोड़ा कठिनाई तो होती है।
हो सकता है हम गर्मा गर्म भोजन से मुंह जला दें या हाथ जला दें या जो हाथ में है वो गिर जाए। लेकिन जब बात आती है नीतियों की तो फिर हमारे गाँवों से, हमारे छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों से और ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्वकर्ता अक्षम ही हैं सभी, उनके माध्यम से हमें एक दिशा मिलती है और पत्रकारिता जगत उस दिशा को निर्धारित करने का मापदंड भी समय-समय पे आगे बढ़ाता है और ये सभी बातें मैं आपसे ही, आपके ही शब्दों को यहाँ पे निरूपित कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं है। मैं योग मंच के आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से और फिर मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से ये निवेदन करता हूँ कि आपके कार्य को आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में सुनना, बुनना और उसे आगे बढ़ाना बड़ा कठिन है और मेरे ख्याल से इसमें अगर हम बैठे रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न भी हैं, उसका समाधान भी चाहेंगे, तो हमें 1 हफ्ता, 1 सप्ताह का एक कार्यक्रम, एक पखवाड़े का कार्यक्रम करना होगा। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ आदरणीय सदस्यों के माध्यम से कि आप बार-बार और जब भी समय हो, क्योंकि ये अलख तो जगानी ही पड़ेगी हमें और इस अलख को जगाने के लिए आप सभी आदरणीय सदस्य उपस्थित हों और मैं ये समझता हूँ कि हमने जो बात आपसे अब सुनी है वो अभी अधूरी है, उसको पूरा करना के लिए हम प्रयास करेंगे और मैं जी, जी, जी। जी आदरणीय, जी आदरणीय। हम सबको नैनीताल बुलाओ, जी, वहां आपका एक सप्ताह हम रहेंगे। जी, जी। सही है ना? मैं इस सूक्ष्म सत्ता से निवेदन करता हूँ कि जो ये कार्य जो आप कह रहे हैं वो जल्दी ही संपन्न हो और जी नैनीताल में मौसम भी सुहावना है और सभी का वहाँ पे मेरी तरफ से तो बहुत-बहुत स्वागत है, योगाहार मंच की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है और आने वाले टाइम में योगाहार का कोई कार्यक्रम पोपटराव जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि एक जगह बुलाकर हमको आपस में 1-2 दिन की कार्यशाला करवाइए, जिससे हमें भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिले। हमको मत भूलना भाई, बुलाना। जी, आदरणीय आपने अपने अखबार का जब नाम रखा होगा तो बहुत समझ के रखा, देशोन्नति और उस उन्नति को चरमों दिशा में फैलाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे और योगाहार के माध्यम से एक ऑफलाइन कार्यक्रम भविष्य में कभी नैनीताल क्षेत्र में होगा और हम सभी उसमें होंगे और ये मैं प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ और इस बात को यहीं अधूरा छोड़ करके मैं आगे अपने जो उपस्थित है इस योगाहार के मंच पर और उनके हैंड रेज हैं वो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि पुनः हमें समय देंगे आगे लेकिन सदस्यों के प्रश्न होंगे जो अपना हैंड रेज करें ताकि एक हल्का सा संवाद भी हो सके। ये कम समय सीमा की है और आदरणीय गजानन बाजड़ सर आप संक्षेप में बात रखें। जी आदरणीय गजानन बाजड़ जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। महाराष्ट्र से ही आदरणीय किशोर दुबे सर हैं, वो मेरे गुरुतुल्य हैं और हमेशा कुछ मार्ग दर्शाते हैं। आप आज के मुख्य अतिथियों के साथ संवाद स्थापित करें आदरणीय। धन्यवाद दिनेश जी, पोहरे सर, पोपटराव जी, सभी को नमस्ते। अपनी व्यक्तिगत बात भी हुई है, आज जो चर्चा चल रही है और उसके लिए अंत में आपने जो बोला कि एक कार्यशाला होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए और उस कार्यशाला में जैसा पोहरे जी और बाकी सभी जगह पे या पोपटराव जी के कथन से भी आया है कि यह जो आदर्श ग्राम बनाने की मुहिम है उसमें समर्पित कार्य करता है। पूरे देश में 20-25 बन गए हैं, 50 शायद बन गए होंगे, लेकिन उसके बाद में वहां पे गवर्नमेंट एजेंसी या कोई अच्छे अफसर भी काम करते हैं, लेकिन वो उनका तबादला होने के बाद में फिर वो वही पे स्थिति वैसी आ जाती है और वह सस्टेन नहीं हो पाता। तो ये सस्टेन कैसे हो इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि भी गवर्नमेंट का फंडिंग जो आता है उसके बावजूद
किसानों का या जो देहाती जन होते उनको अपने उपज के जरिए या जो भी माल बेचा जाता है उनके जरिए यदि गांव में पैसा आए तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। तो ये जो है सरकारी उसकी नीतियां भी बदलने की जरूरत है आदि। तो ये सब विचारधाराओं का इकट्ठा मंथन यहाँ पे जो पोपट राव जी और बाकी सब समर्पित कार्यकर्ता है ये एक मंच पे आके कार्यशाला जैसा उसका जो अगर रास्ता निचोड़ निकाल सकते हैं तो निश्चित रूप से पोपट राव जी जैसा आदमी जो आज नीति आयोग में बैठे हैं और अपनी बात जो सरकार के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट करवाने में और सहयोग दे सकते हैं तो उसके लिए कार्यशाला होनी चाहिए। मेरा सुझाव इतना ही है कि ऐसी कार्यशाला अगर महाराष्ट्र में होती है तो निश्चित रूप से पोपट राव जी का, अन्ना हजारे जी का भी काम देखा जा सकता है, प्रकाश पोहरे जी का जीवन मिशन का भी काम देखा जा सकता है। और ऐसी कार्यशाला यदि महाराष्ट्र में लेना है तो मैं सेवाग्राम में इन सबको बुलाने का आतिथ्य देता हूँ। उसका आतिथ्य योगाहार मंच के माध्यम से मैं स्वयं करूंगा या आप 2 दिन की 3 दिन की कार्यशाला बनाइए सेवाग्राम आश्रम में जहां गांधी जी ने पाया रखा था वहीं पे हम सब लोग बैठेंगे और महाराष्ट्र में आने से इन दो तो काम भी देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 2-3 दिन के लिए कार्यशाला के लिए सेवाग्राम आने का मैं न्योता देता हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से न्योता मैं भी देता हूँ। हमारा जो कानेरी सरब गांव है, मेरा जो वहां पर मैंने आश्रम बनाया है उसके अंदर 4-in-1 है। वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, उसके बाद में वहाँ एग्रो टूरिज्म है, प्लस वहां पे अभी हमने नेचुरोपैथी का सेंटर भी खोला है। तो इस तरीके से एक भयंकर 72 एकड़ और उसके अंदर हमने 2 बड़े बड़े तालाब बनाए हैं कि जो 4-4 करोड़ लीटर के हैं। 8 करोड़ लीटर पानी हमने वहां पे स्टोर करके रखा है। तो ये अच्छा एक चीज है देखने लायक। और वहां पे सारा ये क्या बोलते हैं उसको, एक सेंटर भी बनवाया हमने। कम से कम वहां पर एक 400-500 लोग आराम से रह सकते हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था है। वो भी दिमाग में रखिए, कभी भी अगर आपको आना है तो वहां पे भी आप महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा ये है वो रख सकते हैं आराम से। जी जी आदरणीय, सुंदर एक प्रस्ताव आया है, यानी संयुक्त प्रस्ताव है महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से भी ये कहा जा रहा है। साथ में प्रधान जी हैं संदीप चौधरी, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के थोली गांव से, उनका भी उन्होंने भी सभी का अभिवादन किया है अपने क्षेत्र में। और साथ में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे योग शिक्षक भी बहुत अद्वितीय उन्होंने योग कराया और हमारे आज जो महानुभाव जुड़े हैं ये तो इनके संबंध में, पोपट राव जी के संबंध में तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब मैं सामाजिक अंकेक्षण का प्रशिक्षण देता था तो सबसे पहले इनके वीडियो बताते थे, इन्हीं लोगों को जो है बताते थे कि पंचायत कैसे चलती है, परंतु वो बस वहीं तक रह जाती थी। मेरा निवेदन जो प्रकाश सर ने कहा, आज देखिए जब हम कोई सब्जी लेकर के जाते हैं तो यदि हम उनके मूल्यों की बात करते हैं, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर हमारे सर ने बताए थे, मूल निर्धारण यदि हम 1969 के हिसाब से या 70 के हिसाब से करें तो लोगों के कितने गुने मूल्य बढ़ गए और हमारे किसानों की चीजों के कितने मूल्य बढ़े। हम कैसे उनकी बराबरी कर सकेंगे? हमारा पैसा यदि जाए, इसीलिए तो हमारा पैसा सब बाजार चला गया, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास जो चांदी थी वो गई, हमारे पास पीतल थे वो गए, हमारे पास जो बर्तन थे वो सब निकल गए। क्यों निकल गए? इसका कारण यही है कि हम जो चीज उत्पादित कर रहे हैं उसका हमें मूल नहीं मिल रहा, और जब तक मूल नहीं मिलेगा तो कैसे किसान अपने पैरों पे खड़ा होगा। जी ओम, बस इतना ही मुझे कहना है, इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए और तो कुछ फायदा हो सकता है। जी ओम। नर्मदापुरम से रमेश मेहरा जी, मध्य प्रदेश। जी जी आदरणीय, मेहरा जी ने बहुत मार्मिक बात कही है कि हमारे घर से तांबे पीतल के बर्तन निकल गए हैं, हम किस स्थिति में आ गए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर वास्तव में हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। कितनी गंभीर और कितनी मार्मिक बात कही है कि किसानों के और हम लोगों के घर से इस तरह के बर्तन तक निकल गए हैं।
जी, जी आदरणीय, वास्तव में ये स्थिति अभी बन पड़ी है। मैं जब बचपन में देखता था पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन और काँच के बर्तन, और जब मेरे सभी सीनियर, सभी मेरे वरिष्ठ, जब उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने एक अलग क्रांति देखी होगी और अलग समृद्धि देखी होगी। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय श्री शरद वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश के से हैं, जी आप संवाद। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि, सभी मुख्य अतिथियों को बहुत सादर प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज की जो चर्चा है बहुत विशिष्ट चल रही है, लेकिन मेरा एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ किसानों की भी गलतियां हैं, उन्हें भी देखना पड़ेगा। हम भी किसान हैं। हमने देखा है कि आज जो गोवंश की जो दुर्दशा हो रही है, उसमें ना ही सरकार का हाथ है, ना ही किसी का है। आज पढ़ा लिखा आदमी एक गाय पालना नहीं चाहता। आज किसान अपने खले में जो गाय एक धन के रूप में माना जाता था, जो ब्राह्मणों को एक विशिष्ट रत्न के नाम से दिया जाता था, लोग दान करते थे, अपनी गाय को, और बहुत विशिष्ट था। तो इतनी सारी चीजें, कुछ गलतियां यार को मिल जाए और ही है वहाँ। कुछ आवाज आ रही क्या? जी जी, जो वक्ता है उन सदस्यों के अलावा जो अपनी बात में। जी जी जी। आदरणीय जी आ रही। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है। तो जी ओम, किसी दूसरे उसको ले लीजिए। जी वास्तव में आदरणीय शरद वर्मा सर की जो आवाज कुछ आई, वो ही कहना चाह रहे थे कि वो स्थिति और परिस्थिति है, उसके लिए ये नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष जिम्मेदार है। लगभग जैसे अभी हमारे आदरणीय सदस्यों ने कहा कि जो जिम्मेदारी पूर्व निभाना बड़ी बात है, और अगर किसान अपनी जिम्मेदारी निभाए कुछ मायनों में, तो उसका समाधान उसी के पास आ जाएगा। और ये बात हुई है आदरणीय सभी सदस्य ने, सभी वक्ताओं ने बात करी है। और अब मैं मेरे ख्याल से मैं एक बार पुनः आज के मुख्य अतिथि के पास पहुंचता हूं। वो आज के दिन के इस मंच पर अपने वचन कहें, और उसके बाद हमें आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास वापस पहुंचूंगा। जी सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय श्री पोपटराव पवार साहब के पास, कि आज आपने और आपके अन्य साथियों ने जो बात रखी है, संक्षेप में उस पर आप टिप्पणी करें आदरणीय। अब देखो, काफी अच्छा चर्चा आज हम सबके बीच में हो गई है। किस तरह से हमें आगे जाके प्राकृतिक और जैविक खेती से लेके मार्केटिंग तक चले जाए। दिनेश जी और पतंजलि जो व्यासपीठ है, उन्होंने योगा आधारित विकास की नीति बताई। आदरणीय प्रकाश जी, उन्होंने पत्रकारिता से लेके अपने एक आदर्श गांव में किस तरह से एक मॉडल गांव बनवाया है, और आज एक देशोन्नति जैसा न्यूज़पेपर राज्य सरकार को देता है कि ये प्रोग्राम है और आप ये आगे जाके किसानों के लिए करना चाहिए। ये बात अच्छी रही। दूसरी बात ये आ गई, श्याम सुंदर जी ने कहा, जहाँ खदान वाला गांव था, जहाँ पलायन था, कुछ नहीं था। ऐसा है कि खाली प्रेरणा से कुछ चलता नहीं, प्रेरणा तो बहुत सारे लोग लेते। आज भी सबकी प्रेरणा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लेकिन एक्शन में क्या है? जब तक हम कृति की जोड़ नई प्रेरणा को देते तो आउटकम नहीं आएगा।
तो श्याम सुंदर जी का जो कहना था कि भाई देखो, हमने तो हिवरे बाजार आए थे, देखा और काम करना शुरू कर दिया, ऐसा एक बात है। तो हिवरे बाजार में तो रोजाना 400-500 लोग आके जाते हैं, तो एक ही श्याम सुंदर क्यों आगे आ गए? ये बात है कि हमने कृत्य एक्शन मोड पे आना जरूरी है, तो ये मूवमेंट होगी। अभी लक्ष्मण जी यहाँ नहीं आए, कुछ कारणों कनेक्ट नहीं है। और दुबे साहब ने जो कहा कि देखो, हमारा तो ये था पहला, हम सब क्योंकि ऑफलाइन आएंगे तो फेस टू फेस जरा अच्छा शेयरिंग होता है। तो नैनीताल जो कि हमारी यौगिक भूमि है का, जो जिस भूमि ने देवभूमि मानी जाती है, सारे जब महाभारत का पर्व खत्म हो गया तो पांचों पांडव कहाँ गए? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्री धाम करके वो स्वर्ग की ओर चले गए। सही है ना? तो स्वर्ग का रास्ता जहां से जाता है वही भूमि है। तो हमारे देश की जो खेती है, किसानी है, यौगिक है, जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल तप करके 27 नक्षत्रों के आधार पर हमारा कृषि का ढांचा रखा है। उसकी केजी से लेके पीजी तक क्या था? हमारे गांव के त्योहार थे, उसमें नेचर को जोड़ा था, इतने ने वाइल्ड लाइफ को जोड़ा था। तो ये सब है। और नदी का पूजन करने वाला देश यह कुंभ मेला में दुनिया में एकमात्र है, नदी माता है, ये भू माता है। इतना ही नहीं, हमारी शादी ब्याह में भी इस बात को रखा जाता है। तो मुझे लगता है तो नैनीताल एक पहली मीटिंग करेंगे, फिर जहां से ग्राम स्वराज की बात राष्ट्रपिता ने कही थी कि दिल्ली से नहीं होना चाहिए, मुंबई से नहीं, ना भोपाल से, ना बेंगलोर से, हमें गांव में जाके गांव के लोगों को साथ बात करके वहां की समस्या क्या है उसके आधार पर प्लान बने, फिर वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और देश को आ जाए। फिर बजट दिल्ली से होगा, सीधा पैसा गांव में जाएगा। क्योंकि आजादी की लड़ाई में जो लोग बेहोश है, उनके बेहोशी का फायदा उठाओ तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी का बन जाएगा। अगर वो बेहोशी से बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो ये है कि सेवाग्राम में भी एक प्रोग्राम करेंगे और साथ ही साथ में एक दिन की फील्ड विजिट के लिए हमारे गांव में आके रहेंगे, क्योंकि अभी शेयरिंग होना चाहिए। बहुत होगा अभी हिवरे बाजार, रालीगांव, सिद्धि, पिपलांतरी, दापोलिया, अभी और गांव की चर्चा हम करेंगे। और सभी अपने अपने सेक्टर में काम करने वाले बहुत लोग हैं, जो देशी गाय में काम कर रहे, प्राकृतिक खेती में काम कर रहे। तो हम इस तरह से सब लोगों को साथ लेके अपने अपने कुछ युगो जो कुछ होगा वो सब छोड़ देंगे। आखिर नेशन फर्स्ट, देश है तो हम है। तो इस तरह से हम आगे जाके प्रयास करेंगे। मुझे लगता है सबका तो सुनने को नहीं मिला है, अधूरा तो है। जब भी कभी हम एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसको आगे लेके जाना है। और पतंजलि व्यासपीठ से हमें अगर हेल्थ अच्छी है, मैं तो बार बार यही कहता हूं, जिस परिवार में कोई नशा करने वाला है या बड़ी बीमारी वाला है, तो उस घर में कितना भी बड़ा पैकेज क्यों ना आ जाए, वो हैप्पी नहीं होगा। हैप्पी फैमिली का, हैप्पी इंडेक्स का जो पैरामीटर है वो यही है, जो परिवार निरोगी है और निर्व्यसनी है। तो बस मुझे लगता है इसी प्रकार से हम आगे चले जाएंगे। एक अच्छा मौका मुझे आपने दिया अब सभी के बीच में आने का, तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जी आदरणीय, पुनः धन्यवाद। और पुनः निवेदन यह है कि हम इस मंच पर एक बार पुनः जुड़ेंगे और उसके बाद हम ऑफलाइन जुड़ेंगे, ये निवेदन है।
और ये अवश्य ही ये संभव होगा, क्योंकि आप सभी ने अलग-अलग प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन आपने कहा है कि हम गाँव-गाँव को जोड़कर ये वसुधैव कुटुम्बकम की जो ये परंपरा है, उसको साकार करेंगे और साकार करने के लिए हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाएँगे और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम ये उम्मीदों के जो दीपक हैं, उनको जलाएँगे और खुशहाल परिवार को राष्ट्रीय व्यवहार बनाएँगे, ये आप सभी ने कहा है। और मैं सहारनपुर से जुड़े हैं हमारे प्रधान जी, आदरणीय चौधरी जी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ जी, आपका हैंडरेज है और आदरणीय संदीप चौधरी साहब से निवेदन किया आप जी। सभी को नमस्कार और मैं माफी चाहूंगा लेट जुड़ने के लिए। और आप सर मेरे आदर्श हैं प्रधान जी। मैं राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम में मिला था आपसे, आपका वैसे मैंने सुना था और मैं एकलव्य की तरह आपको फॉलो करता हूं सर। आपसे मुलाकात मेरी एक बार ही हुई थी, बट मैं आपको पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पिपलांतरी गांव, एक पुंसारी गांव और आपका हिवड़े बाजार मेरा रोल मॉडल है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आज बहुत लेट जुड़ा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज दोबारा आप इस मंच पे मिल पा रहा हूँ और वास्तव में बहुत बड़ा मंच है। मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा, मैं सारे काम छोड़े, कुछ भी होगा इस मंच को नहीं छोड़ूंगा। पोपटराव पंवार साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुड़की में छोटा सा आवास है आपका, कभी भी आप हरिद्वार में, आप पूरी टीम जितनी भी है, कभी भी आपको हरिद्वार आना है, हरिद्वार घूमना है तो अपने इस घर को जरूर देख लेना। सारी फैसिलिटी आपके इस घर में आपको हरिद्वार के लिए मिलेगी। और मुझे अब आपका मार्गदर्शन हमेशा चाहिए कि मैं भी अपने गांव को रोल मॉडल बनाने पे लगा हूँ। कुछ हद तक मैं कुछ कर चुका हूँ सर, और अभी बहुत चीजें बाकी हैं। 2.5 साल में मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, अभी 2.5 साल और बाकी है। बट सिस्टम सिर्फ भी है कि बिना भ्रष्टाचार के गांव को कैसे आगे ले जाना है, कैसे करना है, उस मेथड पे मैं भी काम कर रहा हूँ। मुझे आपका बहुत आशीर्वाद चाहिए सर। नमस्कार। संवाद आदरणीय संदीप चौधरी जी ने रखा है और वो आप आदरणीयों को फॉलो कर रहे हैं और उसकी प्रतिकृति अपने गांव को बना रहे हैं। उन्होंने कहा है और पहले भी बात उन्होंने कही है, और जब कल चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी बातें आदरणीय मुख्य अतिथि जी के बारे में बताई हैं। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास मध्य प्रदेश पहुंचूं उनसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी उपस्थित हैं और वहां तक आवाज पहुंच रही है, तो मैं निवेदन करता हूं कि इस चर्चा में संक्षेप में भाग लेकर के हम फिर आगे बढ़ें। जी आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर। जी शायद डॉक्टर भट्ट सर से तक आवाज नहीं पहुंच रही है और मुन्नीलाल जी भाई साहब तक आवाज पहुंचे सदन को प्रणाम। जी और आदरणीय जी आदरणीय एक अल्प विराम के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ कि मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बात के साथ सभी का धन्यवाद अदा करें। और उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि पोपटराव पंवार जी जो कि मुख्य अतिथि हैं, उनके बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज होते हुए भी वो उपस्थित हैं। उन्होंने कहा मैं होऊंगा, क्योंकि उन्होंने जुबान दे दी तो एक कार्य निभाना है। मैं प्रसन्ना जी जो उनके बेटे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मण जी जुड़े हुए थे, आदरणीय उमाशंकर पांडे जी थोड़ी देर के लिए जुड़े हुए थे और हम उन्हें नहीं सुन पाए, और अन्य लोग भी जो जुड़े होंगे संभवतः हम देख नहीं पाए होंगे। मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ कि हम पुनः इस मंच पे जुड़ेंगे क्योंकि बात अभी अधूरी है, हमें करना पूरी है। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं और आप अपनी बात रख करके आदरणीय सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और मैं सदन को प्रणाम करता हूं क्योंकि पतंजलि किसान सेवा समिति का एक परम पूज्य स्वामी जी ने मध्य प्रदेश का दायित्व दिया है, तो उसके नाते मैं सभी व्यवहार में उपस्थित आज के सभी मुख्य अतिथि उपस्थित अतिथियों का और पद्मश्री जो भारत सरकार में अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे महान पुरुषों का मैं नमन करता हूं कि आज आपने अमूल्य समय देकर के व्यवहार परिवार में हम सबको मार्गदर्शन दिया। और आदरणीय संदीप जी ने, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने आमंत्रित किया है कि आप आइए और व्यवहार कार्यक्रम में, तो मैं आदरणीय संदीप जी के इस भाव को नमन करता हूं
कि आपने बड़ा विशाल हृदय करके और हम सबको आमंत्रित किया। तो इसका समाधान भी यही है, युगहार परिवार एक साथ 1-2-3 दिन की कार्यशाला में बैठेंगे, अनुभव जानेंगे, क्योंकि महान पुरुष और बड़े अनुभवी पूरा हैं, लेकिन 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में या 5 मिनट में कोई इतना अपना अनुभव शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं समर्थन करता हूँ और मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी से, और आदरणीय पवन सर जी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो यह युगहार कार्यक्रम का प्रथम वर्ष 88 में उत्सव हो गया था, द्वितीय वर्ष का भी पेंडिंग है। तो युगहार का द्वितीय वर्ष का उत्सव एक आयोजन हो जाए, फिर 1000 दिन बाद के बाद फिर तीसरा उत्सव होगा। हर वर्ष एक उत्सव के रूप में हम सब लोग मिलते रहेंगे, इसी भावना और मैं समर्थन के साथ और निवेदन के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा। समय अधिक हो गया है। मैं आमंत्रित करता हूं, मैं निवेदन करता हूं जो उपस्थित हमारे आज के युगहार कार्यक्रम में सदस्य जुड़े हैं, उनका मैं आभार ज्ञापित करने का जैसा दिनेश जी ने आदेश दिया है। तो मैं आदरणीय बहन पुष्पांजलि उसका आदरणीय बहन रंजना जी को सादर आभार करता हूं, जो बहन लगातार इस युगहार कार्यक्रम में अपना सहयोग करती रहती हैं और अपना समय दे करके इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। महाराष्ट्र से हैं आदरणीय अशोक पटेल जी, मध्य प्रदेश से हैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश से हैं भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय श्री जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जो सबका जो है समन्वय बना के सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, डॉक्टर आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी, आदरणीय भाई कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी, आदरणीय ML गौर साहब, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला बहन जी, और आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रकाश पोपट जी, जो आज के हमारे बहुत विशेष मार्गदर्शक, और आदरणीय प्रणाली मराठे जी बहन जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय संदीप चौधरी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शिवराज जी चौहान जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और युगहार परिवार के रिकॉर्डर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसे भाई बहन, और जो लेफ्ट हो गए हैं नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण, या जो भाई हमारे आदरणीय जो भाई बहन इस सदन में उपस्थित रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उन सब का मैं आभार ज्ञापित करके और इस कार्यक्रम को आज विराम देते हैं। कल 5:30 बजे पुनः इस कार्यक्रम में पधारें अपने साथियों के साथ जो नहीं अपना सुझाव दे पाए हैं। कल जो है एक विशेष कार्यक्रम रहेगा कल, तो आप लोग सब लोग उपस्थित रहें। मैं इस कार्यक्रम के बाद परसों फिर इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। जो सुझाव रह गए हैं, जो चीफ गेस्ट महोदय पद्मश्री और वैज्ञानिक जो अपना सुझाव देना चाहते हैं युगहार कार्यक्रम में, वो सादर आमंत्रित हैं, अपना सुझाव दें और हम इस पर चर्चा करें। ग्रुप में अपना समर्थन लिखें और अपना सुझाव लिखें कि हमें युगहार उत्सव का कार्यक्रम कहाँ एक कार्यशाला 2-3 दिवस की मना सकते हैं, जैसा कि संदीप जी ने और डॉक्टर किशोर दुबे जी ने प्रस्ताव दिया है। पंजाब से हमारे सुमेर सिंह ने भी प्रस्ताव दिया था जैसे, और मध्य प्रदेश से शरद जी ने प्रस्ताव दिया था, जैसे कई प्रस्ताव आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबको साथ प्रणाम, ओम नमस्कार। जी आज इतने बड़े कार्यक्रम के लिए ओम दिनेश भैया, आज इतना महान कार्यक्रम इस धरा पर हो गया है, इसलिए मैं एक पंक्ति, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, रुक ना पाए तूफानों से सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। ओम प्रणाम। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने ये ऊर्जा में दी और इस ऊर्जा के साथ हम पुनः मिलेंगे। आदरणीय पालीवाल सर कुछ कह रहे हैं, माइक जी। दिनेश जी, मेरे आपके माध्यम से मेरी कुछ समस्याएं हल हो सकती है। मुझे एक एलोवेरा के, मेरे यहाँ बड़ी संख्या में एलोवेरा है, पर एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ट्रेनर नहीं है हमारे पास।
तो कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए कुछ समय के लिए जो हमारे गांव की महिलाओं को एलोवेरा आंवला के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दे सके, उसका जो भी शुल्क होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के कोई ट्रेनर हो जो बांस के प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे बांस के फर्नीचर बनाने, बांस के डस्टबिन बनाने और एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाने, एलोवेरा का जूस, जेल, हैंड वॉश, ये हम पहले बनाते थे पर हमारा ट्रेनर विदेश में चला गया है और वो अब हमारा काम बंद हो गया। तो इस तरह के कोई ट्रेनर हो तो आप हमें जरूर उपलब्ध करवाएं, ये बड़ी कृपा होगी हम पर। जी सर, बड़ा ही सुंदर आग्रह है और आदरणीय सदस्यों तक जहाँ की यानी सही जगह तक की आवाज पहुंच करके जल्दी ही इसका फीडबैक मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन्होंने कोविड के दौरान आदरणीय पवन सर से मिलकर के और इस योगाहार के मंच को आगे बढ़ाया और ये योगाहार परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ में हम 330 जो वर्ष है पूर्ण करने जा रहे हैं। और मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रकाश पोहरी जी का भी